Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are good and enjoying your e-learning. Today's topic is about the treatment technologies for polluted air. Now, कि आज हम ये डिस्कस करेंगे बेसिकली कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं या किस तरह से हम पोल्यूटेड एयर जो है उसको हम क्लीन कर सकते हैं। नाउ देखिए, पोल्यूटेड एयर जो है उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, अगर आप पहले उसको जस्ट गो थ्रू दैट कि एयर पोल्यूशन क्या है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, air pollution is a situation in which the outdoor atmosphere contains materials in concentrations which are harmful to people or their environment. तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारी आउटडोर एयर या आउटडोर एटमॉस्फेयर या एम्बियंट एयर जो है उसके अंदर ऐसे मटेरियल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए जो कि हार्मफुल हो लोगों के लिए या फिर उनके एनवायरनमेंट के लिए, तो उसको एयर पोल्यूशन कहा जाता है। नाउ वी डिस्कस्ड कि कौन कौन सी मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, एंड वी ऑल नो दैट दे आर लाइक कार्बन, कॉक्स, सॉक्स, नॉक्स। ठीक है, so these are the abbreviation forms of the compounds or the molecules which are responsible for air pollutants. Now X का आपको पता है कि क्या चीज़ है। X में भी अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है तो CO लिखेंगे आप, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2। तो इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड और जितने भी सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, दे ऑल आर मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। इसी तरह नॉक्स, तो इनकी शॉर्ट फॉर्म्स, इनको कॉक्स, सॉक्स, नॉक्स कहते हैं। इसी तरह से वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs जो हैं, दे आर ऑल्सो वेरी major air pollutants which are present in the environment. उसके अलावा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, जिसके अंदर हमने एरोसोल्स पढ़ा था और PMs पढ़े थे कि जितने डायमीटर्स के, देयर आर 3 different categories of PMs depending on the diameter of the particles. इसके अलावा photochemical oxidants हैं which are also contributing in the air pollution. Radioactive substances हैं which are also present in the environment as an air pollutant. और इसके अलावा heat, which the और primary source of heat है वो obviously sun है। तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये जो pollutants हैं, list of pollutants हैं, इनको हम किस तरह से environment में से clean कर सकते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये हमें पता है कि नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो वोल्केनिक एरप्शंस हैं या पॉइजनस गैसेस रिलीज हो जाएं कहीं पे, अगर मीथेन की लीकेज हो जाए, तो ये ऑल आर नेचुरल सोर्सेज जहाँ से एयर पोल्यूशन जो है वो जनरेट होता है। इसके अलावा सम मैन मेड सोर्सेज हैं, जिस जैसे कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, बर्न बर्न कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को, और इमिशंस हैं फ्रॉम व्हीकल्स, कार के अंदर से जितना भी धुआं निकल रहा है, दे ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टू मैन मेड सोर्सेज। इसके अलावा स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, दिस इज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो लेट्स सी नेक्स्ट slide. Now we know the effect of these air pollutants on human health, animals, vegetation, environment. We all know the effects which these pollutants are causing on human health, animals, vegetation and environment. अच्छा, नाउ देखें, एयर पोल्यूशन जो कंट्रोल करने हैं वो इसके लिए क्या चीजें हैं कि एक तो आप ये कर लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इंडस्ट्री लगी हुई है जहां से बहुत ज्यादा गैसेस, हार्मफुल गैसेस जो हैं वो एमिट आउट हो रही हैं, तो आप उसी सोर्स पे जाके उन गैसेस को जो है वो कंट्रोल करें, या ऐसी कोई वहां पे मशीनरी फिट करें कि जो गैसेस वहां से उसकी चिमनीज में से एक्सट्रैक्ट आउट होती हैं, एनवायरनमेंट में आने से पहले, हमारे एटमॉस्फेयर को रीच करने से पहले ही उनको आप न्यूट्रलाइज कर दें या उनको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें थ्रू रिएक्शंस, और वो एनवायरनमेंट तक ना रीच हो, या फिर अगर एनवायरनमेंट में हमारे आती भी हैं, एटमॉस्फेयर में वो आ भी जाते हैं, तो इन अ लेस हार्मफुल गैसेस के उसमें आए। या फिर हम कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजी, यानी वही कि जैसे कि एक तो आपने अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं, या अगर आप कार्स को लें अपनी, तो कार को आपने ऐसी कार्स लेनी है कि जो कि कम धुआं उसमें से निकलता हो, या अगर वो धुआं प्रोड्यूस कर रही हैं तो आप उसके अंदर से ऐसे कैटलिस्ट
ऐसे कैटलिस्ट डालिए कि वो धुआं जो है वो कंट्रोल हो जाए। जो कि हमने जब वेहिकुलर एमिशंस पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि कुछ ऐसे कैटलिस्ट मौजूद होते हैं जो कि अगर आप अपने इंजन के अंदर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें और तो वो फिर हार्मफुल गैसेस जो हैं वो एमिट आउट नहीं होती। अच्छा, अब जो एयर पोल्यूशन है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, पीएम्स या एरोसोल्स होते हैं, और दूसरा कौन सी तरह का होता है, गैशियस पोल्यूशन होती है। तो दो तरह के पोल्यूशंस को हमने सोर्स पे जाके कंट्रोल करना है। सोर्स क्या है, जहां से पोल्यूशन जेनरेट हो रहा है, तो वहां पे जाके हमने किस तरह से पार्टिकुलेट मैटर्स को कंट्रोल करना है और किस तरह से गैशियस पोल्यूशन को जो है कंट्रोल करना है, और कौन सी टेक्नोलॉजीज का हमें मदद लेनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैशियस पोल्यूशन कंट्रोल। सो कंट्रोल एट द सोर्स, अगर आपने सोर्स को कंट्रोल करना है, लाइक के जो सोर्स क्रिएट कर रही है पोल्यूशन को, तो आप क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्री है, यानी अगर फॉर एग्जांपल सोर्स जो है आपकी इंडस्ट्री है जहाँ से पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, तो आप उसको रीलोकेट कर दीजिए। अगर वो रेजिडेंशियल एरिया में आ गई है तो आपको ये चाहिए कि उस इंडस्ट्री को वहां से बंद करके दूर ले जाइए जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो। और दूसरा आप ये क्या कर सकते हैं कि सोर्स को आप शट डाउन कर दीजिए। यानी अगर ऐसी गैसेस आपने देखा है कि कोई सडन ऐसा एक्सप्लोजन हो गया है प्लांट में और गैसेस जो हैं वो एक्सप्लोड आउट हो रही हैं, बाहर आ रही हैं, तो आप प्लांट को शट डाउन कर दीजिए इमीडिएटली। या फिर आप फ्यूल और एनर्जी की सब्स्टिट्यूशन कीजिए, यानी अच्छा फ्यूल अपने व्हीकल्स में यूज कीजिए ताकि कम पोल्यूशन जो है वो जनरेट करे आपकी कार। या फिर अपने प्रोसेस को चेंज कर लीजिए, यानी कि बाज प्रोसेस, केमिकल प्रोसेसेस ऐसे इन्वॉल्व होते हैं जो कि ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उन प्रोसेसेस को चेंज कर लीजिए सो दैट लेस पोल्यूशन कॉजिंग प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व कीजिए अपनी इंडस्ट्रीज में। और गुड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस आप कीजिए, यानी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी फैक्ट्री का, उसके अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनकी मशीनरी के अंदर अच्छे गुड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस होने चाहिए ताकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, वेहिकुलर इमिशन कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी गाड़ियों को अच्छी मेंटेन रखें, उसके इंजन ऑयल्स का ख्याल रखें, पेट्रोल उसमें अच्छा डालिए ताकि उसके अंदर से जो इमिशंस हैं वो लेस हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में एंटर हों। नाउ नेक्स्ट इज लाइक, अभी हम डिस्कस करते हैं पहले कि पार्टिकुलेट मैटर्स, जो अगर पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूटेंट्स अगर एनवायरनमेंट में है, अगर एंटर हो रहे हैं तो उनको आपने कैसे कंट्रोल करना है। तो बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर्स यहाँ पे हम डिस्कस किए हुए हैं, ये मेनी अ टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि किस तरह से पार्टिकुलेट मैटर्स कौन कौन से मैटर्स हैं। और अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कौन से प्रोसेस ऐसे हैं जो कि पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए या ट्रीट करने के लिए यूज होंगे। सो देयर आर बेसिकली 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोसेसेस which are used for treating the particulate matter pollutants, जिसमें नंबर 1 पे है सेटलिंग चैम्बर्स, नंबर 2 पे है इनर्शियल सेपरेटर और साइक्लोन भी कहते हैं इनको, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बैग हाउसेस एंड फिल्टर्स, एंड वेट स्क्रबर्स होते हैं। तो बेसिकली ये 5 मेजर प्रोसेसेस हैं which are used to control or to treat the particulate matters which are present in the atmosphere. So now let's discuss कि किस तरह से settling chamber और ये जो other major processes हैं how they work. Now number 1 है settling chamber. Now इसमें it's a simplest device collecting dust of size 10 माइक्रोमीटर। यानी इसमें जो है वो डस्ट पार्टिकल्स यूज होते हैं, कलेक्ट होते हैं जो कि जिनका डायामीटर जो है वो लेस देन 10 माइक्रोमीटर हो। और सेटलिंग चैम्बर्स यूज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू रिमूव सॉलिड पार्टिकल्स। द गैस स्ट्रीम एंटर्स अ चैम्बर where the velocity of the gas is reduced. Large particles drop out of the gas and are recollected in hoppers. Because settling chambers are effective in removing only large particles, they are used in conjunctions with more efficient control devices. The size, shape,
of particle and density and viscosity are important parameters. Now जो सेटलिंग चैम्बर्स हैं आपके बेसिकली ये यूज होते हैं कोई भी ऐसी एयर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा लाइक पार्टिकुलेट मैटर्स मौजूद हैं या डस्ट के पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से आपकी जो डर्टी गैस है वो यहाँ से एंटर होती है एंड उसके बाद एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ जो है उसकी उसकी जो वेलोसिटी है जो डर्टी गैस हमारी एंटर हो रही है सेटलिंग चैम्बर में उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उस डर्टी गैस के अंदर वो ड्रॉप हो जाते हैं इस डस्ट हॉपर के अंदर। ये एक तरह का हॉपर है जो कलेक्ट करता है डस्ट पार्टिकल्स को। नाउ बिकॉज द सेटलिंग चैम्बर्स आर इफेक्टिव इन रिमूविंग ओनली द लार्जर पार्टिकल्स, सो ये वाले जो सेटलिंग चैम्बर्स हैं ये उन पार्टिकल पीएम्स के लिए यूज होते हैं जो थोड़े से बिगर इन साइज हैं। तो इसीलिए अगर आपने मोर सोफिस्टिकेटेड इसको करना है तो इसको आपने यूज करना होगा इन कंजंक्शन विद अनदर डिवाइस ऑल्सो, यानी कि दो डिवाइसेस को एक साथ लगा के फिर आप यू कैन प्योरीफाई द गैस विच हैज फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स अगर बहुत ज्यादा हैं उसके अंदर। ठीक, तो इस प्रोसेस को जरा सा समझ लीजिए एक दफा फिर से कि डर्टी गैस यहाँ से एंटर हुई। इस डर्टी गैस को पहले आपने फोर्सफुली एंटर किया विद अ सर्टेन प्रेशर एंड विद सर्टेन वेलोसिटी एंड वंस इट एंटर्स इनटू द सेटलिंग चैम्बर वहां पे क्या होता है वेलोसिटी उसकी डाउन कर देते हैं गैस की। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के वो इस हॉपर के अंदर आ जाते हैं एंड देन जो क्लीन एयर है वो आपकी यहाँ से एग्जिट हो जाती है। अच्छा, इस सेटलिंग चैम्बर के अंदर जो पैरामीटर्स या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो ये हैं, एक तो साइज ऑफ द पार्टिकल्स, शेप ऑफ द पार्टिकल्स एंड इसके साथ डेंसिटी और विस्कोसिटी कैसी, बहुत ज्यादा विस्कस तो नहीं है वो जो पार्टिकुलेट मैटर है। अगर बहुत ज्यादा विस्कस है या बहुत ज्यादा डेंस है एयर तो फिर ये सेटलिंग चैम्बर्स जो हैं वो वर्क नहीं करेंगे एंड यू हैव टू मूव टू अनदर अनदर ट्रीटमेंट रेमेडी की कोई और सा ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी जो है फिर वो आप यूज करें। तो बेसिकली ये सिंपलेस्ट अगर आप देखें तो ये सेटलिंग चैम्बर जो है ये सिंपलेस्ट डिवाइस है फॉर प्यूरिफाइंग योर dirty air or dirty gas, whatever it is. Now, next is in inertial separator और साइक्लोन। नाउ इस तरह की अगर आपने कभी देखी हो इंडस्ट्रीज तो आपको इस तरह का नजर आते हैं, चेम्बर्स बने हुए होते हैं, इनको इनर्शियल सेपरेटर्स और साइक्लोन कहा जाता है। साइक्लोन आपको पता है कि जैसे एयर के अंदर एक भंवर सा जैसे बन जाता है उसको कहते हैं साइक्लोन। तो इसी इसी कॉन्सेप्ट को इसके अंदर यूज किया गया है और इस दिस प्रोसेस इज अचीव्ड बाय अ सडन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ gas flow. The dust particle is spinning in a circular path. It is subjected to an outward force. As a result, the particles collect on the wall and falls to the bottom of the vessel. इसके अंदर सिंपल जो साइक्लोन का एक कॉन्सेप्ट है उसी को यूज किया गया है, जैसे कि डर्टी एयर हैविंग सम पार्टिकुलेट मैटर्स एंटर्स फ्रॉम हियर और फिर फर्स्ट एक दफा इसको अगर क्लॉकवाइज रोटेशन दी जाती है तो एकदम से उसकी रोटेशन को डिफरेंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इस वॉल पे आके सस्पेंड हो जाते हैं और फिर यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ डस्ट जो है वो रिमूव हो जाते हैं और जो क्लीन एयर है वो यहाँ से एग्जिट हो जाती है एंड यू हैव अ क्लीन एयर। तो अगर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर ऐसी गैस है जिसके अंदर ऐसे पार्टिकुलेट मैटर्स मौजूद हैं तो बिफोर leaving those gases in the environment, what they should do, they should pass through this inertial separator और cyclone जो separators हैं इनके अंदर से पास करके and then um, you can exit the clean gas from लाइक क्लीन गैस जो है फिर आप उसको एनवायरनमेंट के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर वो रिलीज कर सकते हैं। नाउ थर्ड जो ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक precipitators. Now, how it is used? Now, let's see. Passing the particle leaden gases between high voltage discharge electrodes, majority of particles get charged and collected on ground electrodes. At intervals, both discharge and
connecting electrodes are wrapped to dislodge collected particles from the electrodes, which then fall into the hopper at the bottom of the precipitator. Electric precipitator is efficient for the particle size below 0.01 micrometer, can tolerate operating temperatures as high as 700 degree Kelvin. अच्छा देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स में क्या हो रहा है, बेसिकली फ्लू गैस यहाँ से इन हो रही है. फ्लू गैस मींस लाइक कोई भी ऐसी गैस जो किसी पावर प्लांट में से आ रही है, एंड इट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर. और ये जो गैस यहाँ से एंटर होती है, इसके बाद इसके अंदर हाई वोल्टेज के डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने फिक्स किए हुए हैं. और इनके ऊपर क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स मौजूद होंगे इस गैस के अंदर, वो चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ये जो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे फिटेड हैं, इनके ऊपर वो चार्ज पार्टिकल्स आकर डिपॉजिट हो जाएंगे. एंड देन एट द एंड क्या होगा, यहाँ पे हॉपर्स लगे हुए हैं. ये चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, या जो भी जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे इनको आप कलेक्ट कर लेंगे डाउन मशीन में, और यहाँ से क्लीन एयर जो है वो आपके एनवायरनमेंट में बाहर आ जाएगी. तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, ये यूज होते हैं पावर प्लांट्स में, क्योंकि पावर प्लांट्स में जो गैस वहां से रिलीज होती है, वो एक तो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है. तो इसीलिए दीज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूजफुल वेयर द पावर प्लांट, जहाँ पे पावर जनरेशन हो रही होती है, उन इंडस्ट्रीज में या उन एरियाज में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज्ड. Now, the last one, not the last one, second last one is bag house and filters. This method is most often used type of device which is required to meet any future standard limiting the emission of respirable particles. Now, this is the most effective kind of filter or device which is used to clean the air. इतना ज़्यादा क्लीन कर देती है ये एयर को कि वो आप इजीली अगर उस एयर को ब्रीथ करते हैं या लंग्स में आपके जाती है, तो वो कोई हार्म क्रिएट नहीं करेगी आपकी बॉडी को. और द कलेक्शन एफिशिएंसी इज वेरी हाई, एंड इवन फॉर पार्टिकल्स ऑफ 0.01 माइक्रोमीटर डायमीटर को भी ये क्लीन कर देती है. एंड द फैब्रिक फिल्टर्स और बैग हाउसेस रिमूव डस्ट फ्रॉम अ गैस स्ट्रीम बाय पासिंग द स्ट्रीम थ्रू अ पोरस फैब्रिक. सिंपल सा इसका बिल्कुल प्रोसेस है. यहाँ से गैस इसमें एंटर होती है, और फिर उसके बाद कुछ फैब्रिक के फिल्टर्स यहाँ पे इन्होंने जो है वो फिट किए हुए हैं वन आफ्टर द अदर. और जब ये गैस जो है हैविंग द पार्टिकुलेट मैटर पासिस थ्रू इट, तो वो ज़ाहिर है जो फैब्रिक उसमें लगे हुए हैं वो उनको वहां पे रोक लेगी पार्टिकुलेट मैटर्स को, और क्लीन एयर को जो है ये पास आउट कर देगी यहाँ से. और देन इट विल बी removed from this bag house and can come into the atmosphere easily. तो दिस इसका ये सिंपल सा प्रोसेस है. अगर आप इसमें देखें, इन्होंने ये बताया कि 3 कंपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं. फर्स्ट वाला जो है वो कुछ पार्टिकल्स को रोकेगा, फिर सेकंड से पास होगी डर्टी गैस, वहां पे कुछ पार्टिकल्स रुक जाएंगे, देन थर्ड कंपार्टमेंट में से पास होती है गैस. तो फिर बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको जो है वो एयर जो है इसमें से फिर एज आई मीन जो एनवायरनमेंट में आपके एंटर होगी वो बिल्कुल क्लीन एयर होगी, एंड दैट कैन बी रेस्पिरेबल. यानी वो पार्ट ऐसी होती है कि यू कैन इजीली ब्रीद इन, और इट विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ हार्मफुल इफेक्ट टू योर बॉडी. और इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज़्यादा है, 99% है. और बहुत ज़्यादा ये वाला जो बैग हाउस एंड फिल्टर है, ये कॉमनली यूज होता है इंडस्ट्रीज में. और इवन आप अपने अगर कुछ घरों में भी ऐसे यूज होते हैं प्लांट्स, जहाँ पे कमर्शियल कुकिंग जहाँ पे हो रही होती है, तो वहाँ पे भी इस तरह के फिल्टर्स जो हैं वो लगाए जाते हैं जो कि पार्टिकुलेट मैटर्स को रोक सकें. Now, last one is wet scrubbers. Now, objective of a scrubber is to entrain the particulate matter in liquid droplets
water subsequently flows from the bottom of the scrubber, the particulate is allowed to settle and clarified water is recirculated. नाउ द वेट स्क्रबर्स जो हैं वो इस तरह की गैस के लिए यूज होते हैं कि अगर आपकी जो डर्टी गैस है उसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स मौजूद हैं या वाटर की क्वांटिटी उस गैस के अंदर ज्यादा है, तो उन ऐसी गैसेस को क्लीन करने के लिए आप वेट स्क्रबर्स को यूज करते हैं। और इसका भी सिंपल प्रोसेस है कि डर्टी गैस जो है वो इस इनलेट में से एंटर होती है और यहाँ पे कुछ स्क्रबर्स लगे हुए होते हैं स्क्रब करने के लिए। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि जो आपके उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। जितना भी उसके अंदर मॉइस्चर होता है वो यहाँ पे सेटल हो जाता है और जो क्लीन गैस है वो यहाँ से बाहर आ जाती है। तो यहाँ इस तरह से ये पार्टिकुलेट मैटर के जो 5 टेक्नोलॉजीज हैं विच आर यूज्ड टू क्लीन द एयर, दी वो हमने भी डिस्कस कर ली है। नाउ विल डिस्कस द technologies for cleaning the gaseous pollutants. Now, the gaseous pollutants जो होते हैं, the removal method for gaseous pollutants are designed to concentrate the pollutants in a liquid absorption or a solid adsorption. Sometimes direct conversion of gaseous pollutant is possible by combustion. The Central Pollution Prevention and Control Board of New Delhi has fixed standard for ambient air quality in India under the Air Act 1981, beyond which an ambient air can be considered polluted in legal sense. Okay, now the first process which is absorption, ये process use होता है अगर आपकी जो गैस है उसके अंदर जो pollutants हैं उनके अंदर liquid की जो quantity है अगर वो ज़्यादा है तो इस process को आप use कर सकते हैं। And this process is selected to remove gaseous pollutant by dissolution into liquid solvents such as water or an acoustic or acid solution. Most commonly water is used as an absorbent. So basically water जो है वो as an absorbent use होता है और वो जो gaseous pollutant हैं उनको अपने अंदर जो है वो absorb कर लेता है। और किस तरह से करता है वो let's see. Now as the gas stream passes through the liquid absorbs the gas. Absorption is commonly used to recover product or to purify gas streams that have high concentration of organic compounds. तो इसमें अगर बेसिकली जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या और जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर मौजूद हैं किसी भी गैस के अंदर तो वो क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट आप उसके अंदर या तो वाटर यूज कर सकते हैं या कॉस्टिक सोडा यूज कर सकते हैं so that will be absorbed in the solvent which is used. Among several considerations in absorption unit design, the most important is the selection of a suitable liquid solvent, determination of the limit of absorption efficiency, selection of appropriate equipment for liquid gas contact, and capital cost of the unit. Like as I told you कि depend करता है कि आपके जो पोल्यूटेंट हैं उसमें कौन से कंपाउंड्स मौजूद हैं उनको देखते हुए आप जो है वो सॉल्वेंट का सिलेक्शन करेंगे। और इसके अलावा जो है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको एक तो जो कितना ज़्यादा लिक्विड और गैस का कांटेक्ट हो रहा है आपस में उसको देखना होगा और इसके अलावा ये देखना होता है कि जो आपकी पर यानी जो आपका जो पोल्यूटेंट इसमें से एक्सट्रैक्ट आउट हो रहे हैं वो उनकी पर कैपिटल कॉस्ट कितनी आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि उसकी प्योरिफिकेशन में ही इतना ज़्यादा कॉस्ट आ जाए कि जितने की इंडस्ट्री में वो जनरेशन नहीं हो रही उस चीज़ की और उसकी पोल्यूशन को क्लीन करने में उससे ज़्यादा कॉस्ट आ जाए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आप एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग द गैस। सेकेंड प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, AD adsorption. And adsorption is a process where gas, vapors or liquids are concentrated on a solid surface as a result of surface or chemical force. Physical adsorption and chemisorption respectively occurs. The amount of adsorbed substances depend directly on the internal surface area of solid and the kinetics of the
process. The most important adsorbent in industrial use today are bauxite, activated carbon, activated alumina. एक्टिवेटेड एल्यूमिना, सिलिका जेल भी इसमें यूज होती है। अच्छा देखिए, एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है। अगर आप देखें इस तरह का एक टैंक काइंड ऑफ थिंग होती है जिसके अंदर ये प्रोसेस बहुत इजीली हो सकता है। और ये किस तरह से होता है कि डर्टी एयर इसमें से एंटर होती है एंड यहाँ पे एक कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन बेड लगा हुआ है, इसकी जगह बॉक्साइट भी यूज हो सकता है, एक्टिवेटेड एल्यूमिना भी यूज हो सकता है, सिलिका जेल भी यूज कर सकते हैं आप, या मॉलिक्यूलर सीव्स ऐसी यूज कर सकते हैं जो अपने अंदर वेपर्स और लिक्विड को जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर लें और क्लीन एयर को यहाँ से फिर क्लीन एयर जो है वो यहाँ से एग्जिट हो जाए। और यहाँ पे ये जो कार्बन बेड लगाया है इन्होंने, या फिर इसके अलावा जो भी दूसरे जो इम्पोर्टेंट एड्सॉर्बेंट्स हैं जिनका यहाँ पे हमने बताया है, कोई सा भी यहाँ पे लग सकता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ pollutant which is present in this dirty गैस। अगर तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर है इस गैस के अंदर मौजूद, तो आप यहाँ पे सिलिका जेल लगा सकते हैं। तो सिलिका जो है वो अपने अंदर एड्सॉर्ब कर लेगी तमाम वाटर वेपर्स को और क्लीन एयर यहाँ से जो है वो फिर एग्जिट हो जाएगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। तो अब आपने दोनों को याद रखना है। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, वहां पे आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किया है। एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप कुछ सॉलिड पार्टिकल्स को यूज कर रहे हैं जिसके अंदर कार्बन बेड है, बॉक्साइट है, या एक्टिवेटेड एल्यूमिना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज combustion. Now this method for the removal of VOCs, since they can be decomposed to carbon dioxide and water, the direct and indirect or catalytic methods are used. The catalytic method is preferred when low temperature of process is desired. Now देखिए, अगर आपकी जो डर्टी एयर है उसके अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। अब ना वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसके अलावा हमने देखा है कि स्मोक फॉर्मेशन में ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए क्या होगा कि अगर उसके अंदर वीओसीज मौजूद हैं तो आप ऐसी गैस को पहले क्या करेंगे, कंबस्ट करेंगे, यानी कि उसको जलाएंगे और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे लेस हार्मफुल, लेस कि वो लेस हार्मफुल हो जाए। और किस तरह से होती है कि वीओसीज को अगर आप उसको कंबस्शन करते हैं या उसको आप जलाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, विच इज कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल। तो इसी तरह तो इसलिए क्या करेंगे, हम वीओसीज को कन्वर्ट कर लेंगे, वो डिकम्पोज हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। और ये सिंपल सा एक प्रोसेस है कि अगर आपको पता है कि जो एयर आपकी इंडस्ट्रीज में से बाहर निकल रही है इसके अंदर बहुत ज्यादा वीओसीज मौजूद हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, उस एयर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि आप उसको बर्न कर देंगे, उस एयर को कंबस्शन कर देंगे उसका। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वीओसीज जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, विच आपको पता है वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, बट इफ यू कंपेयर कार्बन डाइऑक्साइड विद वीओसी, जो वीओसी वहां से एग्जिट हो रहे हैं, हो सकता है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो, मे बी कैंसर कॉजिंग हो, या ऐसे हों जो कि आपको बहुत ही लीथल हो और आपको बिल्कुल ही अनकॉन्शियस कर दें। तो इस तरह के कंपाउंड्स को कभी भी आप एयर में जो है इसी तरह एग्जिट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस दे आर ट्रीटेड। तो फिर ऐसे वीओसीज को आप कन्वर्ट कर देते हैं या कंबस्शन कर देते हैं उनका, और डिकम्पोज कर देते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। The most commonly used catalysts are copper, nickel, vanadium, and zinc compounds. If the concentrations of air pollutants are high, a combination of sorption methods and catalytic reactions is used. अगर तो उसके अंदर एयर पोल्यूटेंट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं तो फिर उसके अंदर कॉम्बिनेशन भी हमें करना पड़ता है कि कंबस्शन के मेथड को प्लस कैटालिटिक रिएक्शंस, बोथ उनको दोनों को हम कंबाइन करके एंड देन वी प्योरीफाई द गैस। जैसे कि यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में इन्होंने ये बताया है कि कोई भी इंडस्ट्री है उसके अंदर से वीओसीज निकल रहे हैं जिसके अंदर टोलिन है। टोलिन आपको पता है कैंसर कॉजिंग होती है, इट्स वेरी हार्मफुल ऑर्गेनिक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप इसको ऐसे ही हवा में जाने देंगे तो
इट विल बी वेरी लीथल फॉर ह्यूमंस अगर ये ऐसे ही यहाँ से निकल जाए। तो इसके लिए फिर क्या होता है कि आप इसको या तो प्यूरिफाई सिंपल तरह से कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कंबस्शन करके, या फिर इसका तरीका एक ये भी हो सकता है कि इसको कंबस्शन भी करें एंड दूसरा कंबस्शन करके और कैटलिस्ट से भी हम उसको पास करें। तो ये डबल जो प्रोसेस होगा उसके अंदर, इट विल मेक ये दिस फर्दर प्यूरिफाइड गैस। तो यही यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर शो किया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक टर्म यूज हुई है सॉर्प्शन ना। सॉर्प्शन क्या होता है बेसिकली कि अगर आप किसी भी चीज को आप इसको एक ऐसे एग्जांपल लीजिए कि जैसे कि स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि पानी को वो एब्जॉर्ब कर सके। तो सॉर्प्शन भी यही होता है कि ये किसी भी पोल्यूटेंट को एक मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम लेवल तक जो है अपने अंदर सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं, या कॉन्सेंट्रेट कर लेता है वो मैक्सिमम लेवल तक। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में यही हो रहा है, सॉर्प्शन का मेथड और कैटालिटिक रिएक्शंस जो हैं वो उन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया है। यहाँ पे सॉर्प हो रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो जमा होके एंड देन उनको फिर एक कैटलिस्ट के थ्रू पास करके, और यहाँ पे कंबस्शन भी कर रहे हैं, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं एंड देन प्योर एयर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर उसको वो एग्जिट करते हैं। ठीक। नाउ इन कंक्लूजन व्हाट वी कैन से, air pollution is a major environmental issue. It can affect the health and life support system as well. Since clear air is an essential factor of life for respiration, it is necessary to prevent the sources of air pollution. देखिए, air pollution को control करना तो is mandatory. ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो हम आराम से पोल्यूशन क्रिएट करें। it is our responsibility to do our best to control air pollution. जितना कम से कम हम generate करें air pollution उतना ही अच्छा है। Now इसके अलावा, now using the appropriate controlling devices and processes, the pollutant in the air can be removed. It can be removed, but at the cost of what? Again, you are using the energy for cleaning this dirty air. So although we have some sophisticated methods or technologies to clean the air, but again, that is also using some energy for the cleaning of dirty gas. So सबसे इम्पॉर्टेंट तो चीज़ ये है कि आप खुद पहले तो कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए कि एयर पोल्यूशन ना हो। लेकिन इन केस अगर हो गई है तो फिर ट्राई कीजिए कि उनको उस जो डर्टी एयर है उसको ऐसे ही एनवायरनमेंट पे ना थ्रो कर दिया जाए, बल्कि सोफिस्टिकेटेड आपके पास फिल्टर्स मौजूद हों, ऐसे डिवाइसेस मौजूद हों जो उस डर्टी एयर को क्लीन करके फिर एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिट करें। I hope this topic is clear to you. Thank you very much for your kind attention and see you soon, inshallah. Assalamu alaikum.